हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके फर्स्ट सेमेस्टर की सेकेंड पेपर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की फोर्थ यूनिट से है। इस लेक्चर में जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एजुकेशन एज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आर्थिक विकास क्या कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी देश, अगर हम एक नेशन के एस्पेक्ट से देखें तो कोई भी देश आर्थिक विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो इसको मेज़र करने के लिए एक वैल्यू मेज़र की जाती है। उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब कि प्रति व्यक्ति आय। तो किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है। तो वही ये इंडेक्स ही बताता है कि कोई भी देश कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एज अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो एक जो हमारी नेशनल इनकम होती है, जिसको कि इकोनॉमिक लैंग्वेज में नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, उस नेट नेशनल प्रोडक्ट में से टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो जो अमाउंट निकल के आता है वो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कहलाती है। ये पर कैपिटा इनकम ही डिसाइड करती है कि कोई भी देश इकोनॉमिकली कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, हाँ, ये तो हो गया कि कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, लेकिन ये देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसके लिए कुछ और भी इसमें पॉइंट्स जोड़े जाते हैं, जैसे जो अमाउंट निकल कर आया है पर कैपिटा इनकम के तौर पे, जो भी अमाउंट निकल के आया है वो अमाउंट उस अमाउंट के ज़रिए जो पर्सन है, उन पर्सन्स की जो उनका जो जीवन स्तर है, उनका लाइफ स्टाइल है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड है, वो अराइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और डेवलपमेंट तभी होगा जब इस ईयर जैसे हमारा जो अमाउंट निकला है, नेक्स्ट ईयर जो पर कैपिटा इनकम आना चाहिए वो इस ईयर से ज़्यादा आना चाहिए। मतलब कि प्रोग्रेसिव इंक्रीमेंट हो उस अमाउंट में, प्लस साथ ही साथ जो हमारा लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी अराइज़ होना चाहिए। तो इन दो कंडीशनों को इंक्लूड करके ही कहा जा सकता है कि कोई भी देश इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर बात करते हैं सोर्सेज क्या क्या हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेनली दो सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स है प्रोडक्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उत्पादन और वितरण। अब जो हमारा प्रोडक्शन है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो दो तरह के रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। वो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि वितरण, वो डिपेंड करता है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज पे। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो बाय नेचर हमको मिले हैं, जैसे हमारी लैंड है, फॉरेस्ट हैं, क्लाइमेट है, मिनरल्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो भी हमें बाय नेचर प्रोवाइड हुई हैं वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव द्वारा निर्मित हैं, मशीनरी हो गई, ठीक है, लेबर है, ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है और मनी पावर, इस तरह की चीज़ें हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में आती हैं। अब बात आती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज में से ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे अगर हम अमेरिका को ले लें तो वहाँ की जो जनसंख्या है उसके कंपैरिजन में उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी हैं। तो इकोनॉमिकली वो डेवलप कंट्री है, ठीक है। वहीं अगर हम चाइना को देखें तो चाइना के पास जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी कम है, ठीक है। लेकिन वो जापान कम नेचुरल रिसोर्सेज होने के बाद भी ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो वो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है। इसी के साथ अगर हम जापान का एग्जांपल देखें, जापान जो हमारे जो द्वितीय विश्व युद्ध में
पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। और टाइम टू टाइम कई तरह के जो हम देखते हैं कि तूफ़ान आ जाते हैं, इस तरह के तूफ़ानों से भी वो बीच बीच में बहुत ही बुरी अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज काफ़ी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होने की वजह से वो मतलब इस तरह की कंडीशंस के बाद भी इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है। ठीक, तो कंक्लूजनली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे मानवीय संसाधन हैं वो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में कुआं है, ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे ह्यूमन है वो उस ट्रिक से अवगत नहीं है या उसको ये जानकारी ही नहीं है कि वो उस कुएं से पानी कैसे निकाल सकता है, तो क्या वो उस कुएं का लाभ उठा पाएगा? नहीं। तो यही है कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज का होना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, कम नेचुरल रिसोर्सेज में भी हम इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। अब ह्यूमन रिसोर्सेज हम कैसे बनाएंगे? ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने का काम हमारी एजुकेशन करती है। तो इस तरह से हमारे एजुकेशन का रोल आता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि एजुकेशन किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल निभाती है। ठीक है, तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन मेनली दो टाइप्स की होती है, जनरल एजुकेशन और स्पेसिफिक एजुकेशन। जनरल एजुकेशन जो हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट से रिलेट करती है, मतलब कि हमारे फिज़िकल डेवलपमेंट हो गया, हमारा डिसिप्लिन हो गया, हमारा कैरेक्टराइजेशन हो गया, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप से रिलेटेड हो गया। तो ये सारे डेवलपमेंट हमारे जनरल एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद अगर हम स्पेसिफिक एजुकेशन की बात करें, स्पेसिफिक एजुकेशन वो होती है जब हम जनरल एजुकेशन लेने के बाद अपने इंटरेस्ट और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम जिस फील्ड को चुनते हैं, है ना, जैसे कि जैसे आप लोग ने बीएड में एडमिशन लिया, आप अपनी जनरल एजुकेशन यानी कि स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपना यूजी पीजी के बाद आपका इंटरेस्ट था टीचिंग की तरफ, उसके बाद आप कैपेबल थे, आपने इस एंट्रेंस को क्वालिफाई किया और आपने इसमें एडमिशन लिया। तो ये जो बीएड का कोर्स हो गया ये आपके लिए स्पेसिफिक एजुकेशन हो गई। अब स्पेसिफिक एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो आपके अंदर स्पेशल कैपेबिलिटी थी, है ना, उसके ज़रिए स्पेसिफिक एजुकेशन ही एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मतलब कैपेबल फॉर अर्निंग बनाती है, मतलब कमाने के योग्य बनाती है। ठीक, आप बीएड की डिग्री से एक टीचर, मतलब एक ऑथेंटिक टीचर आप बनोगे और उस टीचिंग के ज़रिए आप कहीं ना कहीं अर्निंग करोगे। तो ये रोल है हमारी एजुकेशन का। फिर बात आती है कि कौन सी एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जनरल एजुकेशन या स्पेसिफिक एजुकेशन? तो आंसर इसका आता है बोथ। क्यों? क्योंकि जनरल एजुकेशन के बिना हम स्पेसिफिक एजुकेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं और स्पेसिफिक एजुकेशन के बिना हम स्पेशलाइज्ड नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो दोनों ही एजुकेशन हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब बोथ आर इक्वल इम्पॉर्टेंट। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, मतलब शिक्षा को एक विनियोग के रूप में देखा जाता है ना, एजुकेशन को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि क्यों शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा समझें हम कि इन्वेस्टमेंट हम किसे कहेंगे। जब हम अपने धन को, मतलब व्हेन मनी इज़ इन्वेस्टेड इन अ वर्क विद द मोटिव ऑफ गेटिंग मोर रिटर्न्स, इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जब भी हम अपने धन को किसी भी काम में इस उद्देश्य के साथ लगाते हैं कि हमें भविष्य में उससे और अधिक धन मिलने की आशा होती है, तब हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन जैसे कि आपने बीएड में एडमिशन लिया है, आपने इसमें
इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट क्यों कहा जा रहा है? इन्वेस्ट इसलिए कहा जा रहा है कि आप इस कोर्स को करने के बाद आप जो टीचिंग स्किल्स डेवलप करोगे उसके बेस पे आप बाद में उसी मतलब इस टीचिंग फील्ड में ही अर्न करोगे, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो उस चीज़ को जब आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, उस डेवलपमेंट के बाद आप उस चीज़ों को अप्लाई करके बाहर से अर्निंग करते हो, है ना। यानी कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, देन आपने भविष्य में उससे अर्न करने मतलब और ज़्यादा लाभ कमाओगे। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है। तो एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट और उसके जो भी प्रतिफल हैं उसके संबंध में बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं और इन स्टडीज़ के बेस पे ही कुछ तथ्य यानी कि कुछ फैक्ट्स सामने आते हैं। वो फैक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला फैक्ट है कि शिक्षा पर जो कुछ भी व्यय होता है उससे बालकों की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। Whatever is expended on education meets the immediate needs of the child। ठीक, तो जैसे ही शिक्षा पर व्यय किया जाता है, शुरू किया जाता है, उसके साथ ही बच्चों की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है। अब ये आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरह की बात की जा रही है? हाँ, जैसे आपने जिस भी फील्ड के लिए इन्वेस्ट किया है या एक्सपेंड किया है, देन आपको एडमिशन लेते ही उस चीज़ में एनरोल होते ही उससे रिलेटेड चीज़ों को आप सीखने लगते हैं, उस फील्ड की जानकारी आपको मिलने लगती है, ठीक है। आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करने के मौके मिलते हैं। तो ये है जो हमको तुरंत प्रतिफल मिलता है, ठीक। तो इस तौर पे हम ये एक फैक्ट है जो कि प्रूफ करता है कि हाँ, एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है। फिर अगला फैक्ट है कि किसी भी व्यवसाय में अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति कम पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में अधिक कुशलता से काम करता है, ठीक है। फिर अगला है कि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नए विचारों और साधनों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है। जो भी जिस भी फील्ड में जितनी हायर लेवल की एजुकेशन लेगा उसके अंदर उतनी ही इनोवेटिव थॉट्स आएंगे और जो नए नए चैलेंजेस होते हैं वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो जब हम नई चीज़ों को मतलब लीक से हटकर हम कुछ नया किसी भी फील्ड में ट्राई करते हैं तो मोस्टली देखा जाता है कि वो काम कुछ अलग होके कुछ अच्छा आउटपुट देते हैं। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि शिक्षा अपने में एक विनियोग है, ठीक है। फिर आता है कि एक व्यक्ति की शिक्षा पर किया जाने वाले व्यय से व्यक्ति की स्वयं की आय प्रभावित होती है। हम जानते हैं कि उद्योगों में जो भी साधारण प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हैं उनको कम वेतन मिलता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ITI हैं, उसके साथ में पॉलीटेक्निक, मतलब ये एक लेवल्स के हैं ना। सबसे जैसे लोअर लेवल पे है हमारा ITI, उसके बाद पॉलीटेक्निक है, उसके ऊपर BTech है, फिर IITs हैं। तो जो लेवल के अकॉर्डिंग है, अगर एक ITI डिप्लोमा होल्डर अगर एक कैंडिडेट है तो एक उसी काम के लिए जो उस ITI होल्डर को जो भी अमाउंट पे किया जाएगा उसके अमाउंट में प्लस एक IIT होल्डर, है ना। तो ये जो लेवल का डिफरेंस है, इन लेवल के डिफरेंस से उनके जो सैलरी अमाउंट होगा उसमें डिफरेंस आना ही आना है। तो इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जो शिक्षा पर जिस तरह का व्यय किया जाएगा वो भी अपने आप में विनियोग है, ठीक। फिर अगला है कि शिक्षा पर व्यय करने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंक्रीजेस नेशनल इनकम। कैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है? जैसे हम लोगों ने प्रति व्यक्ति आय का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो प्रति व्यक्ति आय में टोटल इनकम काउंट की जाती है। टोटल इनकम मतलब कोई भी बिज़नेस है, कोई भी सर्विस है, वो चाहे हमारे देश के अंदर हो, बट देश के नागरिक होने चाहिए, वो हमारे देश के अंदर हों या देश के बाहर हों, ठीक है। तो सारी इनकम तो पर पर्सन की इनकम
मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट्स वाई हमारी एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है। फिर अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जिन राष्ट्रों में शिक्षा का नियोजन करते समय समाज की मांग और उसके अनुकूल शिक्षा व्यवस्था करने का जितना अधिक प्रयत्न किया जाता है, उनमें उतना ही अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है। तो जो भी हमारी एजुकेशनल प्लानिंग है, ठीक है, वो हमारे सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये रिसर्चेस ने एक रिज़ल्ट दिया है। क्यों होनी चाहिए? वो इस तरह से कि हाँ, हमने ये तो प्रूव कर लिया कि हाँ, एजुकेशन हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई होती है। जितनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन होगी उतना ही हम इकोनॉमिकल डेवलप करेंगे। लेकिन कब करेंगे? तो इसकी एक कंडीशन है कि जब हमारी एजुकेशन है वो हमारे सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फार्मिंग एरिया बेस्ड अगर सोसाइटी है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन की प्लानिंग करनी चाहिए। तभी वहाँ के लोग इकोनॉमिकली ग्रोथ कर पाएंगे अपने उपलब्ध संसाधनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है एक एग्ज़ाम्पल कि जैसी हमारी सोसाइटी है, जैसी हमारी चीज़, हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है, और जो हमारे सोसाइटी की नीड्स हैं कैसे फुलफ़िल होंगी, तो उनके अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन प्लान करनी चाहिए। तभी हम एजुकेशन के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लाभ उठा सकते हैं। फिर अगला एक टॉपिक आता है एजुकेशन एज ह्यूमन डेवलपमेंट, शिक्षा मानव मूलधन के रूप में। तो शिक्षा को मानव मूलधन क्यों कहा जाता है? एक पुरानी कहावत है इस संबंध में कि राजा देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान की पूजा सारे संसार में होती है ना। मतलब जो हमारी एजुकेशन है वो एक इंसान को इतना इम्पोर्टेंट बना देती है, ठीक। शिक्षा को कभी समाप्त ना होने वाला धन भी कहा जाता है। तो अगर हम अब ये ह्यूमन कैपिटल, तो कैपिटल के अगर इंग्लिश मीनिंग को देखें हम, तो कैपिटल का मीनिंग होता है मुख्य, इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिकली मीनिंग देखें हम तो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में इसको हम मूलधन कहते हैं। ठीक है। अब मूलधन क्या है? तो मूलधन मतलब एक अमाउंट होता है। मूलधन उस अमाउंट को कहा जाता है जिसके इन्वेस्ट करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उस अमाउंट के परे हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये तो था मूलधन का कॉन्सेप्ट। तो अब एजुकेशन कैसे मूलधन है? देखो, एजुकेशन कैसे मूलधन है, मतलब एजुकेशन कैसे मानव मूलधन के रूप में है, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे जो हमारी एजुकेशन है उससे 3 तरह के लाभ होते हैं, ठीक। पहला होता है मानसिक संतोष, यानी कि मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको। फिर दूसरा जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो है सोशल रिस्पेक्ट, हमें समाज में सम्मान मिलता है। तीसरा है कि हमें इससे आर्थिक लाभ होता है, ठीक। 3 तरह के लाभ हो गए। अब सारी एजुकेशन, हर लेवल की एजुकेशन में ये तीनों प्रकार के लाभ नहीं मिलते हैं। तो क्या फ़र्क है? जैसे जो हमारी थोड़ी सी स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड एजुकेशन है अगर, तो हम उससे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको, ठीक है। जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है उससे हम अपना मानसिक संतोष प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल एजुकेशन, मतलब जिसको अगर हम जनरल एजुकेशन कहते हैं, उससे हमें समाज में सम्मान मिलता है, लेकिन इन दोनों के साथ हमें आर्थिक लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो आर्थिक लाभ के लिए हमारी जो एजुकेशन है वो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक एजुकेशन, जो मतलब कि जैसे टीचिंग से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर कोर्स है, इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं, मेडिकल कोर्सेज़ हैं, इस तरह के कोर्सेज़ जो आते हैं वो हमारे तीसरे प्रकार के लाभ से जुड़े हुए होते हैं। तो जो इस प्रकार की शिक्षा है, ठीक, जो जिस शिक्षा से हमको तीसरे प्रकार का लाभ मिलता है, जिस शिक्षा से हमको आर्थिक लाभ मिलता है, तो शैक्षिक अर्थशास्त्र की भाषा में
एजुकेशनल इकोनॉमिक्स की भाषा में इस तीसरे प्रकार की शिक्षा को ही मानव मूलधन कहा जाता है। ठीक है, तो फिर लास्ट में यही बात आ जाती है कि जिस देश के नागरिकों के पास जितना अधिक ये मानव मूलधन होगा, वो राष्ट्र उतना ही अधिक आर्थिक विकास करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट ऑन पावर्टी एलिवेशन। शिक्षा की उपलब्धि का गरीबी उन्मूलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव है कि इससे गरीबी का चक्र टूटता है। ठीक, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पावर्टी। कैसे टूटता है? क्योंकि जो एक गरीबी चक्र बना होता है, जैसे कोई भी एक ऐसा परिवार है जो शुरू से ही बहुत गरीबी में रहा है, ठीक है, उनके लिए अपना जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल था, तो वो जो एक चक्र होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से लेके चलें कि एक परिवार है, वो काफ़ी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब वो अपना जो दैनिक जीवन यापन है वो भी प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो जो बहुत सी सारी कंडीशंस हैं कि वो किसी न किसी से अगर उधार ले रहा है, कर्ज़ ले रहा है, तो जो आगे की जनरेशन है वो भी उस तरह से डेवलप नहीं कर पाती है और वो एक चक्र बनता चला जाता है। ठीक, क्योंकि जो उस टाइम पे कर्ज़ लिए गए, आगे वाली जनरेशन अगर कुछ एक्स्ट्रा कर भी पा रही है तो वो उन कर्ज़ को चुकाने और अपने जीवन यापन में ही उलझी रह जाती है। तो इस गरीबी के चक्र को तोड़ा जा सकता है एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, फिर अगला जो प्रभाव है वो है आय असमानता, मतलब इनकम डिस्पैरिटी को भी दूर किया जा सकता है। अगर जैसे भी कोई भी अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड परिवार का जो भी कोई पर्सन अगर उच्च नौकरियों तक पहुंच जाता है, मतलब किसी नौकरी में लग जाता है या उच्च आय वाली नौकरी तक पहुंच जाता है, तो ये जो आय असमानता बनी हुई है इसको कम किया जा सकता है। फिर अगला प्रभाव है एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता। तो शिक्षा ही वो साधन है जिसके द्वारा जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं वो अपनी जीवन स्थितियों में सुधार कर सकते हैं और सोशल मोबिलिटी के पार्ट बन सकते हैं। फिर अब बात करते हैं चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या क्या बाधाएं, क्या क्या चुनौतियां आती हैं शिक्षा और आर्थिक विकास के एकीकरण के बीच में। तो सबसे पहली बात है प्रणालीगत बाधा, यानी कि सिस्टमिक बैरियर्स। सिस्टमिक बैरियर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सिस्टमिक बैरियर्स में सबसे पहले आता है डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है। भेदभाव किस तरह का कि जो मतलब एजुकेशन तक, प्रॉपर एजुकेशन तक सबकी पहुंच नहीं हो पाती है। किसी को बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाता है, किसी को नहीं मिल पाता है, तो ये हो गया एक भेदभाव संबंधी मुद्दा। उसके बाद भौगोलिक असमानताएं, जो हमारी क्लाइमेट है, ठीक है, वो साथ ही साथ जैसे हम समतल जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं, कुछ प्लेसेस हैं जैसे पहाड़ी इलाके हैं, तो हम लोगों को तो अपना आवागमन बहुत ईज़िली हम कर सकते हैं ना, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर थोड़ी सी ही दूर जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। बहुत ईज़िली जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो अपने इंस्टीट्यूट तक ईज़िली नहीं पहुँच पाते हैं। उसके बाद जैसे कोई प्लेस ऐसा है कि नदी के आसपास है और स्कूल अगर ऐसे प्लेसेस में है कि उनको नदी पार करके जाना पड़ता है, तो वो ये सारी असमानताएं भी बाधा बनती हैं। उसके बाद गुणवत्ता असमानता दूसरा चैलेंज है। क्वालिटी डिस्पैरिटीज़, तो क्वालिटी डिस्पैरिटीज़ से मतलब है एक तो प्लेस के अकॉर्डिंग, शहर और गांव के अगर हम स्कूलों में देखें तो वहाँ की क्वालिटीज़ में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल डिस्पैरिटीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशनल डिस्पैरिटीज़ इन द सेंस, जैसे अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स को ही देखें तो जो ये हमारे परिषदीय स्कूल चल रहे हैं, हम इनकी क्वालिटीज़ को देखें। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है जैसे KVS हैं, तो हम उनकी क्वालिटीज़ को देखें। इन दोनों की क्वालिटीज़ में भी हमको बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। तो इस तरह की गुणवत्ता की असमानता
भी अपने आप में एक चुनौती है। उसके बाद अगली चुनौती है हमारी वित्तीय समस्याएं, फंडिंग इश्यूज़। फंडिंग इश्यूज़ को हम इस तरह से समझेंगे कि जो बहुत ही लोअर बैकग्राउंड एरिया है। फंडिंग, देखिए फंडिंग में ये है कि हाँ, सबसे पहला जो रोल है वो हमारी गवर्नमेंट अदा करती है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ हमें पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो जो पर्टिकुलर रीजन जो पहले से ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक, जो अपना जीवन यापन ही ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ के जो अगर स्कूल रन हो रहे हैं तो वो सिर्फ गवर्नमेंट की फंडिंग से चल रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग से उतने लाभ नहीं हो पाते हैं। तो ये इस तरह की एक वित्तीय समस्या भी चुनौती है। फिर अगला चैलेंज है ग्लोबल चैलेंजेस, वैश्विक चुनौतियाँ जो वैश्विक स्तर पर हमारे सामने आती हैं, जैसे कि कोविड-19 जैसी समस्या हमारे सामने आई थी। हम उस टाइम पे एजुकेशन को थोड़ी देर के लिए तो सब कुछ रुक गया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने एजुकेशन जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन लोगों ने रन कराना शुरू किया, ठीक है। तो स्कूल से जो भी ऑनलाइन चीज़ें प्रोवाइड की जाने लगी, तो ऑनलाइन चीज़ें प्रोवाइड स्कूल्स ने तो करना शुरू किया, लेकिन क्या हर किसी के पास वो सारे गैजेट्स उपलब्ध थे? तो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप इन गैजेट्स से मतलब जिनके पास ये गैजेट्स नहीं थे, तो वो उन सुविधाओं को लाभ नहीं उठा सके। तो इस तरह की वैश्विक चुनौतियाँ भी हमारे सामने आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में कि क्या भविष्य की दिशाएं हो सकती हैं, भविष्य में हम कैसे इसमें सुधार ला सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें पॉलिसी रिकमेंडेशंस, नीतिगत सिफारिशें आती हैं। नीतिगत सिफारिशें क्या हैं? नीतिगत सिफारिशों को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे आर्थिक लक्ष्य हैं, हमारा आर्थिक गोल है, उसको ध्यान में रखकर हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी को बनाना चाहिए, है ना। मतलब कि हमारा गोल को अचीव करने वाली हमारी एजुकेशन पॉलिसी हो, ठीक। फिर अगला पॉइंट है इसमें स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में ये बात आती है कि ठीक जैसे हमने पहले वाले पॉइंट में बात की कि जो हमारे आर्थिक लक्ष्य हैं वो हमारी शिक्षा नीति के द्वारा पूरे किए जाने चाहिए। अब शिक्षा नीति के द्वारा पूरे तो मतलब हमने अपनी शिक्षा नीति में उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने से रिलेटेड कंटेंट डाल दिया, लेकिन हमें उस कंटेंट को प्राथमिकता पे रखना चाहिए, प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि हाँ, हमें इससे ये लक्ष्य प्राप्त करने लायक बनना है। फिर अगला पॉइंट आता है प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि ये कोविड के बाद से ये चीज़ें काफ़ी प्रचलन में आई हैं, है ना। गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पे काफ़ी ध्यान दिया गया कि हाँ, जो मतलब हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं इनके थ्रू, अब जैसे अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी जो भौगोलिक असमानता वाले क्षेत्र हो गए, तो इन तरह के क्षेत्रों में कैसे स्टूडेंट्स तक एजुकेशन को पहुंचाया जाए। तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसके थ्रू काफ़ी चैनल्स चलाए जाते हैं जो कि फ्री में एजुकेशन देते हैं। तो जो हमारा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, लोअर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, वो इन चीज़ों को फ्री में ले सकता है। फिर लास्ट है फ्यूचर ट्रेंड्स, यानी कि भविष्य के रुझान, कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं। तो जो हमारी ब्लेंडेड लर्निंग एक बहुत ही ट्रेंड में है। ब्लेंडेड लर्निंग वही ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड पे चलती है। जो बच्चे वहाँ पे फिज़िकली अपीयर हो पाते हैं वो फिज़िकली पढ़ लेंगे, और जो नहीं हैं वो ऑनलाइन जुड़ के उन चीज़ों को सीख लेंगे। तो ये है ब्लेंडेड। उसके बाद गिग अर्थव्यवस्था, मतलब गिग इकोनॉमी की बात की, क्योंकि हमें एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साथ में लेके चलना है। तो इन दोनों को साथ में लेके भविष्य में मतलब फ्यूचर के ट्रेंड के तौर पे हम ब्लेंडेड एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं, और इकोनॉमिक के बेस पे हम गिग इकोनॉमी को फॉलो कर सकते हैं।